नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी तक हम देख चुके हैं, हमारी समांतर श्रेणी हमारी हो चुकी है, गुणोत्तर श्रेणी हमारी हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसके बाद समांतर गुणोत्तर श्रेणी, मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसको देख के हमें लगेगा कि एपी भी है और जीपी भी है ना, जबकि दोनों ही एक साथ, मतलब देखने में दोनों एक साथ फील आए अपने को। जैसे अगर हम बोले ए, अगला पद है ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब, है ना। ऐसे चले तो इसमें देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, देख के क्या लग रहा है ए पी है। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वेयर आर क्यूब, इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है। जिसको देख के लगे कि समांतर श्रेणी भी है और गुणोत्तर श्रेणी भी है, तो उसे हम बोलते हैं समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे समांतर गुणोत्तर श्रेणी तब तो ठीक है, अगर नहीं दे तो इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक प्रोसेस सीखेंगे क्या कि इसके पदों का, एन पदों का योग निकालना। वो प्रोसेस ही हमारे काम आएगा। ठीक है। हमें इसमें कोई भी सूत्र हमें रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ प्रोसेस समझना है, जो कि मेनली हम पिछले वाले गुणोत्तर श्रेणी में भी देख चुके हैं। यहाँ पे दोबारा वही देखेंगे, वो प्रोसेस ही क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें अगर वो क्वेश्चन में दे ही दे कि समांतर गुणोत्तर श्रेणी है तो हमें पदों को अज्यूम करना आना चाहिए। जैसे इसमें देखो सब में क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसका मतलब ए की जगह तो क्या लेना है, समांतर श्रेणी लेनी है। तो अगर हम nth पद निकालें तो ए की जगह तो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इंटू क्या आएगा, गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात। तो सारा अनुपात क्या आएगा nवें पद में, आर की पावर एन माइनस 1। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, इसका nवां पद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला हमने देखा कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये तो क्या चल रहा है समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का पद हमें निकालना आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। साथ में क्या चल रहा है, आर स्क्वेयर आर क्यूब, वो क्या है गुणोत्तर श्रेणी का। गुणोत्तर श्रेणी में क्या यूज होता है, आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है। अगर हम देखें, अगर हमें कभी भी पद ज्यूम करें, जैसे हमें 3 पद ज्यूम करने हो, है ना, तो हम समांतर श्रेणी में क्या ज्यूम करते थे, समांतर श्रेणी में ज्यूम करते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या यूज करते थे, ए बटा आर, ए और ए आर, यही करते थे। अब अगर हमें 3 पद जूम करने हो किस में, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी में, तो क्या करेंगे, ए की जगह जो लेना है वो तो ये ले लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। आर की जगह लेना है वो गुणोत्तर श्रेणी से उठा लेंगे। जैसे पहले पद में डिवाइड में आ रहा है, दूसरे में आ रहा ही नहीं, तीसरे में मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो ऐसे हम पद ज्यूम कर सकते हैं। कैसे, वही अपने पुराने वाले याद रखेंगे, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी वाले। उसी में ए की जगह जो चाहिए उसकी जगह वो तो उठा लेंगे समांतर श्रेणी से, और आर की जगह जो चाहिए वो ले लेंगे गुणोत्तर श्रेणी वाला। ठीक है। अब ऐसे नहीं करना कि ए इंटू ए, इसको ए स्क्वायर कर दे, नहीं, एक बार ए आ गया बस आ गया। अब आर चाहिए नहीं चाहिए, ए की जगह यहाँ से ए प्लस डी उठा लिया, यहाँ से आर उठा लिया, तो ए प्लस डी आर इंटू, ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें 4 पद मानने होते तो समांतर श्रेणी में कैसे मानते थे, सारा अनुपात लेते थे, वो अंतर लेते थे 2d, है ना। तो हमारा कितना था, ए माइनस डी, ए प्लस डी, है ना, और ए प्लस 3d, और इधर हमारा आता था ए माइनस 3d। गुणोत्तर श्रेणी में हम क्या लेते थे, सारा अनुपात लेते थे आर स्क्वेयर। तो हमारा इधर आता था ए बटा आर क्यूब, ए बटा आर, ए आर और ए आर क्यूब। अगर अब हमें समांतर गुणोत्तर श्रेणी में मानता हो तो ए की जगह तो यहाँ से उठा लेंगे सारे, तो ए माइनस 3d आ जाएगा, ए माइनस डी आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा और ए प्लस 3d आ जाएगा। आर की जगह जो चाहिए वो यहाँ से उठा लेंगे। पहले पद में डिवाइड में आर क्यूब चाहिए, दूसरे में डिवाइड में आर, तीसरे में मल्टीप्लाई में आर, चौथे में मल्टीप्लाई में आर क्यूब। तो ये 4 पद किसके हो गए, समांतर गुणोत्तर श्रेणी के। ठीक है। अलग से हमें याद नहीं रखना है, वही याद रखना है जो हम एपी और जीपी में याद रख चुके हैं। ए की जगह उठाना है हमें यहाँ से, और आर लेना है यहाँ से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर समांतर गुणोत्तर श्रेणी के पदों का हमें क्या निकालना पड़ जाए, योग। तो योग निकालने का हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, एन पदों का योग क्या हो जाएगा। पहला पद क्या था, ए, दूसरा पद क्या था, ए प्लस डी इंटू
आर, तीसरा क्या था ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर। ऐसे चलता जाएगा। एनवा पद निकाले तो एनवें पद में क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर एन माइनस। अब हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था गुणोत्तर श्रेणी के टाइम पे। हमें क्या देखना है, पहले और दूसरे पद को देखना है कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसा लिखने लग जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके जैसे दिखना लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरी श्रेणी को आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली बात तो किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर हम क्या करते थे एक पद आगे शिफ्ट करके लिखते थे। जैसे ये ए जैसे ही आर से मल्टीप्लाई होगा ए इंटू आर होगा, ये यहाँ ना लिख के कहाँ लिखेंगे, एक पद आगे लिखेंगे। इसी प्रकार ये हमारा ए प्लस डी इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, इसको एक पद आगे लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्यों एक जैसे एक सीध में आ जाए ताकि माइनस करें तो हमारे लिए आसानी रहे, ठीक है। इसी प्रकार इसके नीचे लास्ट में क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन प्लस लास्ट पद, इसको अगर हम nth पद को आर से आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर एन। ये कहाँ से आया, ये यहाँ पे एन माइनस वन पद था उसको आर से मल्टीप्लाई करके रखा, ये आर से मल्टीप्लाई होके एक पद आगे शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही हम आगे शिफ्ट कर दिया हमने एक पद, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो अब हमारे पद एन ना रह के कितने हो जाएंगे, एन प्लस वन पद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर तो क्या होगा, एस एन कॉमन आके वन माइनस आर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ए तो ए ही रहेगा। अब देखो जिसके नीचे जो पद लिखा है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए प्लस डी आर में से ए आर मल्टीप्लाई कर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, डी आर। इसी प्रकार यहाँ पे ए इंटू आर स्क्वेयर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, टू डी आर स्क्वेयर माइनस डी आर स्क्वेयर क्या बचेगा, डी आर स्क्वेयर। ऐसे चलता जाएगा। लास्ट पद में हम क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं क्या बचेगा हमारा, डी आर की पावर एन माइनस वन, डी आर की पावर एन माइनस वन। और जैसे ये माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये पद एज इट इज आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों पद को आर से मल्टीप्लाई करते एक जैसे दिखने लग जाएंगे, है ना। पहले को आर से मल्टीप्लाई करने पे दूसरे जैसा दिखेगा तो हमने आर से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, सबको एक पद आगे शिफ्ट किया, एक पद आगे शिफ्ट किया तो ये nth पद तो आगे अलग चला गया, है ना। और इसके नीचे कौन सा आया, पीछे वाला पद आया। फिर हमने क्या किया, इनको माइनस कर दिया। जैसे ही इनके नीचे पद लिखा उन्हीं में से माइनस करना है हमें, ठीक है। जैसे ही माइनस किया ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो हमारा है ही, प्लस इसमें से हम क्या कर सकते हैं, डी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब कहाँ तक, आर की पावर एन माइनस वन तक, और माइनस ये हमारा एज इट इज चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल पद कितने थे, एन प्लस वन। अगर एन प्लस वन में से एक पद ये निकाल दें तो ये पद कितने बचेंगे, एन माइनस वन पद बचेंगे। अगर इसको अब हम ध्यान से देखें तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है जिसमें पदों की संख्या कितनी है, एन माइनस वन है। यहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा आप यहाँ से भी तुलना कर सकते हो कि पहले पद में आर की पावर वन, दूसरे में टू, तीसरे में तीन, मतलब जितनी पावर उतने पद, तो एन माइनस वन पावर तो कितने पद, एन माइनस वन। ऐसे भी आप पदों की संख्या देख सकते, ठीक है। तो ये हमारा आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या होगी हमारी एन माइनस वन पदों की जीपी होगी, जिसका हम निकाल सकते हैं ए की जगह आर इंटू वन माइनस आर की पावर क्या होता है, वन माइनस आर की पावर आर की पावर एन होता है ना, आर की पावर एन होता है। तो लेकिन यहाँ पे एन ना होके हमारा क्या है, आर की पावर एन माइनस वन, है ना। हमारा क्या होता है, वन माइनस आर की पावर एन होता है जब एन पदों का निकालते हैं, लेकिन एन की जगह पदों की संख्या कितनी है, एन माइनस वन, तो आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, डिवाइड में वन माइनस आर। जैसे इसको वहां पे रखेंगे हमारा क्या बन जाएगा, एस एन इंटू वन माइनस आर। ए हमारा चल ही रहा है, डी हमारा बाहर था, ये समेशन आ गया सोल्व करके इतना, और माइनस में हमारा क्या चल रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर एन। अब क्या करते हैं, वन माइनस आर से डिवाइड कर देते हैं, ये वन माइनस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा।
इसके भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, एक समांतर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का क्या आ गया, योग आ गया। ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है, याद हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, सिर्फ प्रोसेस याद रखना है जो समांतर गुणोत्तर श्रेणी में भी काम आ सकता है, उसके अलावा कोई और श्रेणी भी दी गई हो तो उसमें भी याद रखना है। तो 3 स्टेप है। सबसे पहले पहले पद और दूसरे पद को ध्यान से देखना है, फिर देखेंगे कि पहले को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसा दिखने लग जाए, जैसे ही पता चल जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो, पहला स्टेप मल्टीप्लाई। दूसरा कि पदों को क्या लिखो, शिफ्ट करके लिखो, जैसे ही शिफ्ट करके लिखेंगे माइनस करेंगे तो पदों की संख्या 1 बढ़ जाएगी, है ना। फिर क्या कर दो, उनको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद हमें कोई न कोई उसमें एपी या जीपी बन जाएगी, ठीक है। उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो इसी में अगर हमें कोई पूछ ले कि एन अगर हो जाए इनफाइनाइट, पदों की संख्या कितनी हो जाए इनफाइनाइट, तो उस केस में हमें पता है आर लेस देन 1 होना चाहिए, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आर लेस देन 1 हुआ तो हमारे पास क्या है, आर की पावर एन माइनस 1 और आर की पावर एन। तो आर की पावर जब एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो एन माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आर 1 से छोटा है। इसी प्रकार आर की पावर एन भी क्या बन जाएगा, 0। जैसे ये 0 बनेंगे इनफाइनाइट पदों का योग क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एन है ही नहीं। यहाँ पे डी आर तो एज इट इज रहेगा, आर की पावर एन माइनस 1 0 बन गया, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 1 माइनस आर का स्क्वायर बन गया। ये 0 बना तो पूरा पद क्या बन गया, 0। तो ये क्या आ गया, इनफाइनाइट पदों का भी योग आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा समांतर गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें हमने क्या देखा कि भाई पदों को देखेंगे तो हमें समांतर श्रेणी भी दिखेगी और गुणोत्तर श्रेणी भी दिखेगी, है ना। इसमें हमें nवां पद भी निकालने आ गया कि a की जगह तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी समांतर श्रेणी से आ जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 गुणोत्तर श्रेणी से आ जाएगा। फिर हमने पद अज्यूम करने भी देख लिए थे, जैसे 3 पद अज्यूम करने हैं तो हमने क्या देखा कि एपी में कैसे अज्यूम करते थे, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो और जीपी में कैसे, गुणोत्तर श्रेणी में कैसे अज्यूम करते थे, ए बटा आर ए और ए आर। अब क्या करना है, ये एज इट इज लेना है, ए तो यहाँ से उठा लेंगे, है ना, एपी से ए उठा लो, ए की जगह ए प्लस डी आ गया। यहाँ से क्या करो, सारो अनुपात उठा लो, तो यहाँ से पहले पद में डिवाइड आर, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आर। तो ऐसे हम जो पहले हमें याद था उसी से ही हम समांतर गुणोत्तर श्रेणी के पदों को भी अज्यूम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर हमें निकालना पड़ जाए योग, योग करने में क्या है, 3 स्टेप है। सबसे पहले ये देखो कि उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप पहले पद और दूसरे पद को ध्यान से देखो कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसा दिखने लग जाए, लगभग जैसा दिखने लग जाए, है ना। जैसे a इंटू ए आर है तो हमें पता है कि इसको यहाँ चाहे ए प्लस डी इंटू आर हो, है ना। हमें पता है कि इसको अगर आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ न कुछ इसके जैसा दिखने लग जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करना है, एक पद शिफ्ट करके लिखना है। तीसरा फिर पद की स्टेप क्या है कि उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ध्यान रखना है पदों की संख्या n+1 हो जाएगी। जैसे ये करेंगे तो इसमें कहीं न कहीं समांतर श्रेणी या फिर गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, जो कि हमें पहले से पता है, और सोल्व करेंगे हमारे पदों का योग आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी पे एक क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी इसने क्लियर बोल दिया है और इसने 5 पद ले रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, 5 पद मानने आने चाहिए, ठीक है। हम 5 पदों की बात हो रही है ना। तो 5 से पहले हम 3 मानने सीख जाए। हमें याद हो प्रोसेस आपको समांतर श्रेणी में, सबसे पहले 3 मान लो। 3 में ही क्या करो, एक पद दाई साइड और एक पद बाई साइड बढ़ा दो, ठीक है। तो ए माइनस 2डी, ये तो किस में थे, समांतर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में कैसे मानते थे, ए आर और ए बटा आर। अब क्या करो, एक एक पद दोनों तरफ बढ़ा दो, है ना। अब इन दोनों से हम क्या मानेंगे, समांतर गुणोत्तर श्रेणी के पद। कैसे मानेंगे, ए की जगह तो ये सारे उठा लेंगे, तो ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d समांतर श्रेणी वाले पद ले लो। अब गुणोत्तर श्रेणी वाले से क्या उठा लो, r। इस पद में क्या था, डिवाइड में आर स्क्वायर था। इस दूसरे में क्या है, डिवाइड में आर था। तीसरे में कुछ था नहीं। चौथे में क्या था, मल्टीप्लाई में आर। पांचवें में क्या था, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक समांतर गुणोत्तर श्रेणी के हमने क्या किए, 5 पद मान लिए, जिसका सारा अनुपात आर है
और सारा अंतर डी है। आगे क्या दे रखा है, संगत गुणोत्तर का सारा अनुपात कितना है 2, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने क्या दे दी 2 दे दी। अब अगर हम इन पदों को ध्यान से देखें तो बीच वाला पद हमारा क्या है 2, बीच वाला पद कौन है हमारा ए, तो ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब हमारे पास अननोन कौन बचा, सिर्फ एक डी बचा। आगे क्या बोल रहा है कि सभी 5 पदों का योग हमें दे रखा है, तो हम योग कर देते। हमारे पास आर है, ए है, अननोन बचा डी, डी के लिए 5 पदों का योग दे रखा है। जैसे ही इसको योग करेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ए की वैल्यू रख देते हैं 2, तो 2 माइनस 2d बटा आर स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, है ना। और ए की जगह 2 माइनस डी बटा 2, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और 2 प्लस डी इंटू 2 और 2 प्लस 2d इंटू 4, ये हमारी फाइनली समांतर गुणोत्तर श्रेणी हो गई। अब इनके पदों का हमें क्या करना है, योग करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2d बटा 4 प्लस 2 माइनस डी बटा 2 प्लस 2 प्लस डी इंटू 2 प्लस 2d इंटू 4, है ना। इसको सोल्व कर लेते, इसको जैसे 4 से डिवाइड करेंगे ये 1/2 बनेगा, ये हमारा d/2 बनेगा, ये +1 माइनस d/2, है ना। ये हमारा 2 है ही, ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2d, ये +8 प्लस 8d, है ना। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 49/2 दे रखी है। अब देखो यहाँ से 2d प्लस 8d 10d हो गया, और ये दोनों मिलके माइनस का 1d, तो बच्चे कितने प्लस के 9d बचे, है ना। ये हमारा 8 4 12 2 14 1 15, और प्लस का ये 1/2 बराबर क्या है हमारा 49/2, तो 9d बराबर क्या आ गया 49/2, तो है ही, माइनस यहाँ से 31/2 आ जाएगा, है ना। जैसे ही एलसीएम लेंगे हमारे पास बचेगा कितना 18/2 बराबर 9, तो डी बराबर कितना आ गया हमारा 1 निकल के आ गया। जैसे ही डी बराबर 1 आ गया, अब क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है A4 बताओ। A4 हमारा क्या है, चौथा पद कितना है, चौथा पद ये रहा 2 प्लस 2d इंटू 4, 2 प्लस 2d इंटू 4, डी बराबर क्या रखना है 1 रखना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 बराबर 16 हमारा करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा इसका 16। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। जनरली कम ही क्वेश्चन आते हैं समांतर गुणोत्तर श्रेणी से, लेकिन जो समेशन निकालना था उसका हमें क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। वो क्या है कि जो मिसलेनियस सीरीज आएंगी ना विविध श्रेणी, जो कि ना तो समांतर है, ना ही गुणोत्तर है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही समांतर गुणोत्तर है, उनमें वो प्रोसेस बहुत काम आएगा। वो भी हम लास्ट में एक देखेंगे जिसमें डेडिकेटेड वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, 5 पद थे। सबसे पहले हमने 5 पद अज्यूम कर लिए, वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू दी गई है, हमारे पास अननोन बचा कौन डी, उसके लिए समेशन दे रखा था, समेशन का यूज किया, क्या आ गया डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू A4 में रखते ही A4 आ गया हमारा, A4 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगली श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हो गई हमारी, गुणोत्तर श्रेणी हो गई, समांतर गुणोत्तरीय हो गई। अब हम देखते हैं ऋणात्मक श्रेणी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ऋणात्मक श्रेणी को, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक श्रेणी पे क्वेश्चन आते नहीं है। ऋणात्मक श्रेणी क्या है, सिंपल है। ठीक है, अगर हम समांतर श्रेणी के पदों को क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाती है, ऋणात्मक श्रेणी आ जाती है। समांतर श्रेणी का उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक श्रेणी होता है। जैसे समांतर श्रेणी क्या थी हमारी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हमारी क्या थी, एक समांतर श्रेणी थी। अगर हमने इनको उल्टा कर दिया 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ऋणात्मक श्रेणी बन जाएगी। ऋणात्मक श्रेणी पे को ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं देते क्योंकि एचपी का क्वेश्चन दिया होगा, हम उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करते ही वो किसका क्वेश्चन बन जाएगा, एपी का। एपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए ऋणात्मक श्रेणी को ज़्यादा हम टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी के पदों को उल्टा कर देंगे, ऋणात्मक श्रेणी आ जाएगी। ऋणात्मक श्रेणी का क्वेश्चन आ गया तो उससे पहले क्या बना लो, एपी बना लो, फिर उसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, फिर आंसर को भी उसके अकॉर्डिंग एचपी के अकॉर्डिंग दे दो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बेस 1-2 चीज़ें बस डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा।
ठीक है, इसमें समेशन नहीं देखेंगे हम देख लेते हैं अरात्मक माध्य। कोई भी दो नंबर है ए और बी, अगर ये क्या है, इनका अरात्मक माध्य क्या है, एच है, तो इनके बीच में अगर इसको रख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एच पी बन जाएगी। जैसे हम समांतर माध्य में और हमने गुणोत्तर माध्य में देखा था, ये हमारी ए पी बन रही थी, यहाँ गुणोत्तर माध्य को बीच में रखेंगे तो जीपी बनेगी। उसी प्रकार हरात्मक माध्य को दोनों संख्याओं के बीच में रखने पर हमारी एचपी बन जाएगी। ये अगर एचपी आ गई तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको एपी में बदल लेंगे। ये हमारी क्या आ गई, समांतर श्रेणी आ गई। समांतर श्रेणी के केस में हमें पता है 2/h बराबर क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b। ये हमारा बन गया a प्लस बी बटा ए बी। यहाँ से h क्या आ जाएगा, 2ab बटा a प्लस बी। ये हमारा क्या आ गया, हरात्मक माध्य आ गया। कैसे आया, हमने सबसे पहले एपी बना ली, एपी हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, इसीलिए मैं बोल रहा था इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, है ना। इसी प्रकार अगर हमें एन हरात्मक माध्य निकालने पड़ जाए किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो भी हम कर सकते हैं, है ना, तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हमारी एच पी है, इसका जैसे ही उल्टा करेंगे हमारी क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी आ जाएगी। समांतर श्रेणी आते ही हमें पता है एन में इसमें क्या हो गए, एन पद तो ये हो गए प्लस 2 ये, तो एन प्लस 2वां पद कौन है, 1/b। समांतर श्रेणी का एन प्लस 1वां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की जगह पहला पद कौन है, 1/a। अब एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, है ना, लेकिन n की जगह तो n प्लस 2 है, तो n माइनस करेंगे तो n प्लस 1 बच जाएगा, इंटू डी हमें चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा d आ जाएगा। जैसे ही d आएगा हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा पद जो कि क्या होने वाला है, 1/h1। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऋणात्मक माध्य आ जाएगा। t2 हम निकाल सकते हैं, t2 हमारा क्या हो जाएगा, 1/a प्लस डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो सेम वही हो जाएगा हमारा जैसा हम समांतर श्रेणी में करते थे। ठीक है, जैसा हमने समांतर श्रेणी में क्या देखा था, n समांतर माध्यों का हमने योग देखा था। गुणोत्तर श्रेणी में n गुणोत्तर माध्यों का क्या देखा था, हमने प्रोडक्ट देखा था। इसी प्रकार यहाँ पे n गुणोत्तर तो ऋणात्मक माध्यों के क्या देखेंगे, व्युत्क्रमों का योग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या काम आता है, व्युत्क्रमों का योग। जैसे H1 H2 H3 और Hn, ये हमारे क्या है, एन ऋणात्मक माध्य है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो हमें क्या चाहिए, 1/h1 1/h2 प्लस 1/hn चाहिए। ठीक है, ये हमें अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ए और बी के बीच में क्या है, एन ऋणात्मक माध्य है, तो ये सॉरी बी लास्ट में आएगा ना, ए H1 H2 फिर Hn फिर बी, ये हमारी क्या है, ऋणात्मक श्रेणी है। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी बन जाएगी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के एन ऋणात्मक माध्यों का सॉरी एन समांतर माध्यों का योग हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना, इनका योग हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि हमारा क्या था, एन इंटू ए समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या था, a प्लस बी बटा 2। ठीक है, a प्लस बी बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ओ सॉरी यहाँ पे हमारा अब क्या है, a प्लस बी बटा 2 नहीं आएगा, a की जगह a प्लस बी बटा 2 नहीं आएगा। a की जगह a प्लस बी बटा 2 आता है जब हमारी संख्या a b हो, लेकिन हमारी संख्या है तो क्या है, 1/a और 1/b है। तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 1/a प्लस 1/b और पूरा डिवाइड से, तो ये हो गया n/2 इंटू 1/a प्लस 1/b, यानी ये हमारा बन गया n इंटू a प्लस बी बटा 2ab। अगर ध्यान से देखो तो हमने अभी h निकाला था, h क्या था, 2ab बटा a प्लस बी, लेकिन ये a प्लस बी बटा 2ab को क्या लिख देंगे, 1/h लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया एन ऋणात्मक माध्यों के व्युत्क्रमों का योग। यहीं से हम सीखते हैं कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए एन संख्याओं का क्या चाहिए, हमें ऋणात्मक माध्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन संख्याओं का ऋणात्मक माध्य आ जाएगा n बटा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 और कहाँ तक 1/an तक। कहाँ से आया, यहीं से आया।
यहाँ पे अब क्या करेंगे, संख्याएं पुट कर देंगे, h की वैल्यू चाहिए, h उधर चला जाएगा, ये पूरा n के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम समांतर माध्य भी देख लेते हैं। n संख्याओं का हमने समांतर माध्य भी निकाला था। समांतर माध्य क्या आया था हमारा, हमें क्या करना था, वो संख्याएं जोड़ देनी है n की और उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार n समांतर संख्याओं का हमने गुणोत्तर माध्य भी देखा था। हमें क्या करना था, उन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना था और पावर क्या आ जाती थी, 1/n आ जाती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक श्रेणी। इसमें हम और ज़्यादा इसके बारे में नहीं देखेंगे। हमने क्या देखा, बस इतना याद रखना है कि इसको उल्टा करते ही हमारी क्या आ जानी है, समांतर श्रेणी आ जानी है। कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो n संख्याएं हैं, उनका ऋणात्मक माध्य हमें ऐसे निकाल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऋणात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में हमें क्या देखना है, संबंध निकालना है। AM, GM, HM के बीच में हमें क्या चाहिए, संबंध चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे A और B ले ली, इनका समांतर माध्य A ले लेते हैं, गुणोत्तर माध्य G ले लेते हैं, ऋणात्मक माध्य H ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का A + B बटा 2 हो जाएगा, है ना। कहाँ से आया, ये आया कि A इंटू बी किस में होंगे, AP में होंगे। इसी प्रकार AG इंटू बी किस में होंगे, GP में होंगे। तो G² बराबर AB और G बराबर क्या आ जाएगा, √AB आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा H आ जाएगा जो कि क्या आएगा, 2AB बटा A + B आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में आपस में संबंध निकालना है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो A + B की जगह यहाँ से A की टर्म में लिख सकते हैं, समांतर माध्य की टर्म में, और AB की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो H बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू AB की जगह क्या लिख सकते हैं, G का स्क्वायर। क्यों, G बराबर √AB है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, G²। इसी प्रकार A + B की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे जो कि क्या हो जाएगी, 2 इंटू A। तो ये हमारा बन गया G² बटा A। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा G² बराबर AH। अब ध्यान से देखो, ऐसा कब आता है, ऐसा आता है गुणोत्तर श्रेणी में। AGH तीनों किस में हो, गुणोत्तर श्रेणी में, तो G² बराबर क्या होगा, AH होगा। इसका मतलब ये तीनों किस में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। कौन, समांतर माध्य, ऋणात्मक माध्य और हमारा गुणोत्तर माध्य, तीनों किस में होते हैं, GP में होते हैं। और G² बराबर क्या होता है, AH होता है। कौन होते हैं, AGH। ठीक है, ये तो हो गया इनके बीच में संबंध। क्या आया, G² बराबर AH। ठीक है, अब हम कुछ और चीजें भी देखते हैं। हम कोशिश करते हैं, देखो A - G कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, A - G, A की वैल्यू क्या थी, A + B बटा 2, G की वैल्यू क्या थी, √AB। ठीक, तो ये हमारा बन गया A - G बराबर अब क्या करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो मैं क्या है कि इसको किसी का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ये अब देखो ये क्या बन रहा है, A + B का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, A² + B² + 2AB। ये मेरा 2AB दिख रहा है, जिसमें A की जगह A ना होके √A है, B की जगह √B है, और ये इसका स्क्वायर बनने के लिए तैयार है, और B √B का स्क्वायर बनने के लिए तैयार है। तो कुल मिला के ये किसी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो 1/2, A को क्या लिख देंगे, √A का होल स्क्वायर, B को क्या लिख देंगे, √B का होल स्क्वायर, -2 √AB को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बन गया 1/2 इंटू √A - √B का होल स्क्वायर बन गया। तो A - G बराबर क्या आ गया, 1/2 √A - √B का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, 1/2 ऑलरेडी धनात्मक है, तो ये पूरी संख्या क्या है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब 0 या 0 से बड़ी है, यानी A - G जो है वो 0 या 0 से बड़ा रहने वाला है। और A - G बराबर 0 कब होगा, जब ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। कब, जब √A बराबर √B यानी A बराबर B हो जाए। तो 0 कब होगा, जब A बराबर B हो जाए। तो हमारा A - G क्या रहने वाला है, 0 या 0 से बड़ा रहने वाला है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया, इसको या फिर हम ऐसे लिख दें कि समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारे बहुत ही
इंपॉर्टेंट काम है ये, यही नहीं फलन के बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, कहीं पे भी दो संख्याएं ऐसी दिख जाए जिनका सम दिया हो या फिर गुणन क्या हो जाए, इकाई बन रहा हो, जैसे x और 1/x हो। ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 1x प्लस 1/x की, तो हमें पता है इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 बनेगा, तो g क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और समांतर माध्य क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x बटा 2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है, फलन में भी हमने इसको यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ ये हमेशा याद रखना, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। और ये दोनों बराबर कब होंगे, बराबर होंगे जब जिन दो संख्याओं का हम ए एम जी एम निकाल रहे हैं वो दोनों संख्याएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्यों, जब वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो ए माइनस जी बराबर 0, यानी ए बराबर जी। तो ए एम समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अब हम ऋणात्मक माध्य पे भी आ जाते हैं, है ना। अभी हमने निकाला था जी स्क्वायर बराबर क्या था, ए एच था, और दूसरा हमने निकाल लिया ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बट्टा जी क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसको क्या करते हैं, जी को इधर भाग दे देते हैं और एच को इधर ले आते हैं ना, जी बट्टा एच हो गया और ये ए बट्टा जी हो गया। अब हमें पता है ए बटा जी क्या, ग्रेटर देन 1 है। ए बटा जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी बटा एच लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। इसमें लिखा ये ग्रेटर देन 1, यहाँ से क्या आ गया, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो फाइनली क्या आ गया कि ए सबसे बड़ा, उसके बाद जी, उसके बाद, और तीनों बराबर कब होंगे, बराबर तभी होंगे जब हमारी दोनों संख्याएं क्या हो, जिनका हम गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, ऋणात्मक माध्य निकाल रहे हो, दोनों ही बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से ये दो रिजल्ट आए ना, ये बहुत काम है। एक तो ये तीनों का इक्वेशन, इसमें से भी सबसे ज्यादा काम आएगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। एच एम हमारे इतना काम नहीं आता। और दूसरा ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों संख्याएं क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा ऋणात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध। हमने क्या किया, दो संख्याएं ली, उनका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य निकाला, फिर हमने इसमें संबंध निकाल लिया। हमें पता चल गया तीनों किस में निकल के आ गए, ये तो जीपी में निकल के आ गए, जी स्क्वायर बराबर ए एच। ठीक है, उसके बाद हमने और देखा और फाइनली हमारे पास तीन रिजल्ट निकल के आए कि एक सबसे बड़ा, फिर जी, फिर एच, और दूसरा तीनों बराबर जब ए बराबर भी, और एक जी स्क्वायर बराबर ए एच। तो ये तीन रिजल्ट हमें याद रखने हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, चार धनात्मक संख्याएं, ए बी सी डी चार धनात्मक संख्याएं। ठीक है, उनका सम हमें दे रखा है 11। सम आते ही हमारे पास दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि इनका हमारे पास क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए की पावर 5 बी क्यूब सी स्क्वायर डी का हमें अधिकतम मान चाहिए। अब देखो जहां पे भी प्लस में संख्याएं दिखे तो वहां पे हमें समांतर माध्य के बारे में सोचना है, जहां भी गुणा में दिखे तो वहां हमें गुणोत्तर माध्य के बारे में सोचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी इंटू सी, अब देखो ए बी सी इंटू डी की वैल्यू पूछी होती तब तो हम डायरेक्ट लगा देते क्या कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। कैसे, पांच संख्याएं, चार संख्याएं सॉरी, चारों का क्या निकाला, ए एम निकाल लिया। गुणोत्तर माध्य निकाल लेंगे, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, पावर क्या हो जाएगी 1/4। इसकी वैल्यू दे रखी है, ए बी सी इंटू सी डी की वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट वो संख्या नहीं दी, क्या यूज किया, ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 2 और डी। तो हमें क्या करना है, हमें ये दिमाग लगाना है कि ए को एक ए की पावर 5 कैसे बनाए। ए की पावर 5 कब बनेगी, जब 5 बार क्या हो, ए खुद से मल्टीप्लाई हो, है ना। तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 5 बन जाएगी। लेकिन पैरेलली हमें सोचना है कि जब समेशन करें तो हमारे पास क्या बचे, ए ही बचे, लेकिन इनका समेशन करने पे तो 5 ही आ जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट ट्रिक याद रख लेना, हमें क्या चाहिए, ए की पावर 5, पावर में कितना है 5, तो ए के क्या कर दो बराबर 5 टुकड़े, 5 बराबर टुकड़े क्या हो जाएंगे, ए बटा 5, ए बटा 5, ए बटा 5 और ए बटा 5। क्या याद रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें से एक एक संख्या उठाओ। सबसे पहले ए की पावर 5 से उठाई, हमें क्या चाहिए पावर 5, तो ए के क्या कर दो 5 बराबर टुकड़े कर दो। एक ही क्यों करने, क्योंकि समेशन में हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, सॉरी। अब देखो जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या बन जाएगा, a की पावर 5 बन जाएगा। नीचे 5 की पावर 5 बने कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन जो चाहिए वो बनना चाहिए। प्लस इनको अगर हमने समेशन किया तो सारे वापिस क्या बन जाएंगे, a बन जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे am में वापिस a बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देख के हमें दिमाग में आना चाहिए कि AMGM का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि संख्याओं का क्या दे रखा हो, सम दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो। सम दे रखा है मतलब AM के बारे में सोच रखा है, गुणनफल देना है तो GM के बारे में, गुणोत्तर माध्य के बारे में सोचना है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, संख्याएं उठानी है। a की पावर 5 उठाई तो हमें a के बराबर 5 टुकड़े कर दिए। अब दूसरा हमारे पास क्या है, b की पावर 3 है तो b के क्या कर देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे। इसी प्रकार तीसरा हमारे पास क्या है, c की पावर 2 तो c के बराबर 2 टुकड़े कर दो। तो d तो अकेला है तो अकेला ही ले लो। अब जो टुकड़े करके ये संख्याएं बनी है, इनकी अब एक क्या करेंगे, इनको हम संख्याएं मानेंगे सबको। जैसे a के 5 टुकड़े किए, a/5, 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 a/5 और a/5, 5 संख्या ये होगी। b के हमने कितने टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए, 3 संख्या ये होगी। ठीक है, 2 टुकड़े के 2 संख्या ये होगी, डी संख्या। ये हमारी वो 11 संख्याएं होगी जिसका अब हमें इनका क्या निकालना है, AM और GM निकालना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जैसे ही GM निकालेंगे ये बन जाएगा उसमें, जैसे ही AM निकालेंगे ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, इसलिए हमने इसके ऐसे टुकड़े किए। तो सबसे पहले हमें देखना है पावर में है उतने ही बराबर टुकड़े करने हैं, फिर उतनी ही संख्याएं हमें ले लेनी है। नंबर ऑफ संख्याएं, जैसे हमने पढ़ा था कि n संख्याओं का समांतर गुणोत्तर माध्य है, अब n की जगह हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। सबसे पहले इनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य क्या आएगा, सबसे पहले वो इनको ऊपर ऐड करना है। जैसे ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, वापिस a बन जाएगा, ये वापिस b बन जाएगा, ये वापिस d बन जाएगा और d तो d है। डिवाइड में क्या आएगा, संख्या कुल संख्याएं 4 नहीं है जबकि कितनी है, 11 है। तो 11 a प्लस b प्लस c d की वैल्यू 11 दे रखी है, 11/11 बराबर 1। तो समांतर माध्य तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो a/5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पावर 5 आ जाएगी। b/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 आ जाएगी। c/2 की पावर 2 आ जाएगी इंटू डी। पावर में क्या आएगा, 1/n यानी 1/11। तो यहाँ पे अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 2 इंटू डी वो बन गया जिसकी वैल्यू चाहिए थी हमें। ये साथ में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम सोल्व कर लेंगे। और इसकी पावर कितनी है, 1/11। अब हम समांतर गुणोत्तर माध्य वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं कि AM क्या होगा, ग्रेटर देन GM से होगा। AM हमारा क्या आया, 1 आया। गुणोत्तर माध्य कितना आया, a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 2 इंटू डी। डिवाइड में कितना है, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और पावर कितनी है, 1/11। अब दोनों तरफ पावर 11 कर देंगे, 1 की पावर 11 करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही 11 करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a की पावर 5 और नीचे क्या बचेगा, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या पता चला, a की पावर 5, b की पावर 3, c² इंटू डी क्या होगा, लेस देन होगा 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 से। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इसका क्या है, अधिकतम मान इतना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको मान लो एक बार के लिए मैं k मान लूँ तो हमें क्या पता चल रहा है कि k क्या इससे छोटा या लेस देन, है ना। तो इसका k का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे हमेशा छोटा या बराबर रहना है। तो इसका अधिकतम मान क्या हो गया, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रहा है कि ये तो 3750 बीटा के बराबर। अब एक इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ चुकी है, इसको अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। बराबर 3750 बीटा। अब हमें इसके फैक्टर करने, 3750 के फैक्टर करके इसको क्या करना है, हमें सोल्व कर लेना है। ठीक है, जैसे ही सोल्व करेंगे बीटा बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगी 90 निकल के। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें प्लस में दिया हो और मल्टीप्लाई में दिया हो, हमें और अधिकतम की बात करें तो हमें क्या सोचना है कि हमारा AM जो समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। लेकिन संख्याएं अब ABCD नहीं रखनी है क्योंकि उसमें ये नहीं बनेगा। हमें क्या बनाना है,
ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनाने के लिए ए की पावर 5 बनानी है, ए की पावर 5 के लिए ए के 5 टुकड़े कर दो, बी क्यूब चाहिए तो बी के 3 टुकड़े कर दो, सी स्क्वायर चाहिए तो सी के बराबर 2 टुकड़े कर दो। जो टुकड़े किए उनको एक लाइन में लिख लो। अब ये हमारी संख्याएं हो गई जिनका हमें समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य निकाल के ए ग्रेटर देन जी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। ये 11 संख्याएं होगी। सबसे पहले समांतर माध्य निकाल लो, दिया गया इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर लेंगे और फिर गुणोत्तर माध्य निकाल, तो हमारा फाइनली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याएं हैं, कोई भी दो धनात्मक संख्याएं मान लेते हैं, ए और बी है, उनके क्या है समांतर माध्य है, कौन, A1 और A2। तो सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। समांतर माध्य आते ही हमें पता है उनको क्या करना है, संख्याओं के बीच में रखना है। जैसे ही बीच में रखेंगे क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब कितने पद हो गए, n पद हो गए। ये हमारा कौन सा पद है, फोर्थ पद है, जो कि क्या होगा a + 3d होगा बराबर b। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा चारों अंतर निकल के आ जाएगा a - b बटा 3। जैसे ही सारा अंतर आएगा, पहला पद हमारे पास है, हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि a + d हो जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2a - b बट्टा 3, a1 आ गया। इसी प्रकार a2 आ जाएगा, a2 हो जाएगा हमारा a + 2d, यानी a + 2a - 2b बट्टा 3। ये हमारा बन जाएगा। ओके, आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक कर दी है ना, छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। जैसे ही डी निकाला ना हमने, डी हमारा b - a होगा ना कि a - यहाँ पे b - a ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम b - a ले लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे b - a लेंगे, ये हमारा बनेगा कितना, 3a - a, तो ये 2a + b बटा 3 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, b - 2a लेना है, तो 3a, तो ये बन जाएगा 2b + a बटा 3। तो सबसे पहले तो हमने क्या किए, हमारे दोनों समांतर माध्य हमने निकाल लिए, जो कि क्या है, पहला आया 2a + b बटा 3, दूसरा समांतर माध्य क्या आ गया, a + 2b बटा 3। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हो गया। अब देखो ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो सब में क्या यूज हो रहा है, a1 + a2। तो हम क्या करते हैं, पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं, हमारा a1 + a2 निकाल लेते हैं, a1 + a2, जो कि क्या हो जाएगा 2a + b बटा 3 प्लस a + 2b बटा 3। ये ऊपर 3a बन जाएगा और 3 का b बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और ये बन जाएगा a + b। तो जहाँ भी a + b आएगा हम क्या निकालेंगे, a1 + a2 लिख देंगे उसके। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है कि g1 g2 g3 क्या है, उन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या है, 3 गुणोत्तर माध्य। तो 3 गुणोत्तर माध्य रख देते हैं। ये हमारी a थी, इसके बीच में अब क्या करते हैं, g1 g2 g3 ये पूछो। तो ये हमारे क्या बन गई, 5 पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन गई। क्यों, ये गुणोत्तर माध्य है। अब देखो टीबी क्या है, हमारा 5वां पद है, जो कि क्या होगा, a × r⁴ बराबर b। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई b/a⁴ जैसे ही r की वैल्यू आ गई, या फिर इसको हम लिख देते हैं b⁴ a⁴ जैसे ही आ गया। अब g1 g2 3 निकाल लेते हैं। g1 क्या हो जाएगा, a × r। अब a × r की जगह लिख देते हैं b⁴ a⁴ a⁴ 1 यहाँ -1/4 यहाँ बचेगी 3/4 और b⁴ g1 आ गया। g2 निकाल लेते हैं a² जैसे r² करेंगे 1/2 a⁴ -1/2, है ना। तो ये हमारा बच जाएगा, ये हमारा आएगा a⁴ 1/2 b⁴ 1/2। जैसे ही अब g3 भी निकाल लेंगे, ar³ a × b⁴ 3/4 a⁴ -3/4, ये बचेगा a⁴ 1/4 और b⁴ 3/4। अब हमारे तीनों गुणोत्तर माध्य आ चुके हैं। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, g1 4 g2 4 g3 4 + g1² g3²। अब हम क्या करते हैं, तीनों को इन सब में वैल्यू पुट कर देते 1 बाई 1, है ना। तो हमें क्या चाहिए, g1 की पावर 4 प्लस g2 की पावर 4 प्लस g3 की पावर 4 प्लस g1² g3², है ना, यही चाहिए। देखो
g1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की पावर 3/4, b की पावर 1/4। जैसे ही 4 ऊपर पावर करेंगे 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, a³ प्लस b बचेगा। इसी प्रकार g2 की पावर 4 करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, a² b² बचेगा। g3 की पावर 4 करेंगे, हमारे पास a b³ बचेगा, है ना। देखो g1 का स्क्वायर करेंगे, g1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a की पावर 3/2, b की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में g3 का स्क्वायर तो वो बन जाएगी a की पावर 1/2 और b की पावर 3/2। आई थिंक मैंने सही लिखा हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, a³ b प्लस a² b² प्लस ab³ ये हमारा क्या बन जाए, a की पावर 3/2 यहाँ पे रहा, a की पावर 1/2, एलसीएम आके क्या बच जाएगा, a² बन जाएगा, ये हमारा b² बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा a³ b, ये हमारे दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। ये बन गया हमारा 2a² b² प्लस ab। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ए बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए बी इंटू, अब a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लग। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देखो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक ही क्वेश्चन में। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि g1 इंटू g3 हमारा ए बी बनने के लिए रेडी है क्या, क्या ये ए बी g1 इंटू g3 बनने के लिए रेडी है क्या। अगर ये रेडी हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, g1 इंटू g3 निकाल लेते हैं। g1 क्या था, a की पावर 3/4, b की पावर 1/4 इंटू a की पावर 1/4, b की पावर 3। पावर ऐड करेंगे ए बी बनेगा, तो इसका मतलब ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, g1 g3 लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर बी आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ऋणात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, AM GM और HM। इसमें हमें मेनली क्या याद रखना है सर, एक रिजल्ट ये याद रखना है, AM ग्रेटर देन होगा GM से और HM। इसमें भी AM GM वाला बहुत काम आता है, ठीक है। जब भी हमें कोई किन्हीं भी संख्याओं का क्या दिया हो, सम दिया हो, तो हमें किसके बारे में सोचना है, AM के बारे में। जब प्रोडक्ट दिया हो तो हमें किसके बारे में सोचना है, GM के बारे में। GM में कोई भी संख्या की जितनी पावर है उतने उसके क्या कर दो, बराबर टुकड़े कर दो और उसको सोल्व कर लो। और दूसरा हमने क्या देखा था, g² बराबर AH होता है और A बराबर G बराबर H कब होता है, जो उन दोनों संख्याएं बराबर हो। इससे पहले हमने क्या देखा, किन्हीं भी n संख्याओं का हमने समांतर माध्य निकालना सीखा था। समांतर माध्य क्या होता है, इनको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई संख्याएं जितनी है। गुणोत्तर माध्य हमारा क्या था, इनको मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1/n, अगर n संख्या है तो। ऋणात्मक माध्य क्या था, n बटा इनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर काम आता है, ज्यादा ये हमारे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य ही काम आते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।